क्या सबका साथ सबका विकास का नारा अब कुछ का साथ और कईयों के विनाश की कड़वी सच्चाई में बदल रहा है। वो नरेंद्र मोदी सरकार जो हर मन से ये कहती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आज वही सरकार लोगों को बांटने में लगी है। हमारे देश में इस समय एक नाम लगातार सुर्खियों में है, यूजीसी। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, यूजीसी रोल बैक, सेम ऑन यूजीसी। छात्र गुस्से में हैं, कैंपस में तनाव है और एक ऐसा समाज जो आमतौर पे सड़कों पे नहीं उतरता, आज खुल के कह रहा है कि अगर हमारे साथ खड़े रहने की यही सज़ा है तो फिर हमें साथ आज ही छोड़ देना चाहिए। सवाल यह है कि आखिर यूजीसी ने ऐसा क्या कह दिया कि गुस्सा सिर्फ एक संस्था तक सीमित नहीं रहा बल्कि सीधा मोदी सरकार तक पहुंच गया। क्यों स्वर्ण समाज इसे अपने खिलाफ मान रहा है और क्यों पहली बार खुल के यह कहा जा रहा है कि यह सिर्फ नीति नहीं बल्कि राजनीति भी है। सबसे पहले एक बात बहुत साफ समझनी होगी, यह कोई कानून नहीं है, यह संसद से पास हुआ कोई बिल नहीं है, यह यूजीसी के बनाए हुए रूल्स हैं। और रूल्स और कानून में फ़र्क बहुत बड़ा होता है। कानून संसद बनाती है लेकिन रूल्स एक संस्था अपने आधिकारिक क्षेत्र में बनते हुए बनाती है। यूजीसी वही संस्था है जो तय करती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी मान्यता पाएगी, किसकी डिग्री वैध है, कौन पढ़ाएगा, कौन नहीं पढ़ाएगा। मतलब साफ है, यूजीसी के पास संस्थाओं को चलाने और बंद करने की असली ताकत है। यूजीसी 1956 के एक्ट के तहत बनी हुई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका काम है हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना, जैसे आरबीआई बैंकिंग को देखता है, सेबी शेयर बाजार को देखता है, वैसे ही हायर एजुकेशन में यूजीसी सुप्रीम बॉडी है। और जब इसकी ताकत किसी संस्था के पास होती है तब उसके बनाए नियम सिर्फ कागज नहीं रहते, वो हजारों करियर की दिशा को तय करते हैं। अब बात करते हैं एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 की। नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ये भेदभाव रोकने के लिए बनाया गया है और कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि भेदभाव होना चाहिए। सवाल भेदभाव रोकने का नहीं है, सवाल यह है कि रोकने का तरीका क्या है। इन नियमों के तहत अगर किसी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में यह पाया जाए कि एससी, एसटी या ओबीसी छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ तो शिकायत की जा सकती है। इसके लिए एक इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड होंगे, इक्विटी एम्बेसडर होंगे, हेल्पलाइन होगी। शिकायत के 24 घंटे में समिति बैठेगी, 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी, 7 दिन में कार्रवाई करनी होगी। और अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो उनकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो किसी छात्र या शिक्षक की डिग्री रोकी जा सकती है, परीक्षाओं से उन्हें रोका जा सकता है, भविष्य की यूजीसी परीक्षाओं से बाहर किया जा सकता है। मतलब एक शिकायत आपके पूरे करियर को रोक सकती है, उसे मुसीबत में डाल सकती है, उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। अब यहाँ डर पैदा होता है, भेदभाव से नहीं, मिसयूज से। इन नियमों का बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। देश में 2 बड़े मामले हुए, रोहित वेमुला और पायल तड़वी। दोनों दुखद घटनाएं थीं। दोनों मामलों में जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए यूजीसी से कहा कि कैंपस में जातिवाद रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। यहाँ तक बात बिल्कुल सही थी, लेकिन सवाल यह है कि यूजीसी ने जो ढांचा बनाया यह कितना बैलेंस्ड है। यूजीसी ने समाज को 4 हिस्सों में बांट कर देखा, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। और नियमों की भाषा ऐसी बनाई कि एक इम्प्लिसिट एजम्पशन पैदा होता है। एससी, एसटी और ओबीसी संभावित पीड़ित हैं और जनरल संभावित उत्पीड़क। यहीं से असहजता शुरू होती है। हकीकत यह है कि जातिगत भेदभाव सिर्फ स्वर्ण बनाम दलित तक सीमित नहीं है। एससी के अंदर भी भेदभाव है, एसटी के अंदर भी है, ओबीसी के अंदर भी डोमिनेंस और सब डोमिनेंस है।
खुद सरकार कास्ट सब क्लासिफिकेशन की बात कर रही है, लेकिन यूजीसी के नियम इस जटिल सच्चाई को ब्लैक एंड व्हाइट में बदल देते हैं। यही वजह है कि स्वर्ण समाज कह रहा है कि हमें एंटी डिस्क्रिमिनेशन से आपत्ति नहीं है, हमें यूनिलैटरल अजम्पशन से आपत्ति है। सवाल यह है, अगर झूठी शिकायत हो जाए तो इसका बचाव क्या है? इन नियमों में एक्यूज्ड के लिए सेफगार्ड बहुत अस्पष्ट हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, इंटेंट और परसेप्शन का फर्क साफ नहीं किया गया है। नतीजा यह है कि कैंपस में एक साइकोलॉजिकल डर पैदा होता है। छात्र बोलने से पहले सोचता है, टीचर्स मार्क्स देने से पहले डरता है कि कहीं कोई बच्चा मेरी शिकायत ना करवा दे। मेरिट पे बात करने से पहले लोग चुप रहना बेहतर समझते हैं। सवाल यह बनता है कि क्या इक्वालिटी का मतलब अब साइलेंस होता जा रहा है? इस बहस में एक और कोण है जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं। हाल ही के वर्षों में हमने देखा कि जेएनयू और बीएचयू जैसे कैंपस में स्वर्ण समुदाय के खिलाफ खुले नारे और दीवारों पर लिखी गई बातें सामने आई। सवाल यह है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हर दिशा में हो सकता है तो नियम सिर्फ एक दिशा में क्यों है? क्या यूजीसी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि यह सुनिश्चित हो सके कि जनरल कैटेगरी भी टारगेट ना हो, या फिर यह मान लिया गया है कि कुछ समुदाय के लोग ही सिर्फ विक्टिम हो सकते हैं और कुछ समाज के लोग विक्टिम हो ही नहीं सकते? अब इस पूरे विवाद को अलग तरीके से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी संदर्भ में तो तस्वीर और साफ होती है। यूपी की राजनीति में कास्ट अरिथमेटिक कोई नई बात नहीं है। ओबीसी और एससी एसटी न्यूमेरिकल बहुत मजबूत है। जनरल कैटेगरी अपेक्षात्मक कर्म में कम है, लेकिन हिस्टोरिकली बीजेपी का कोर सपोर्टर मानी जाती है। बीजेपी की सोशल कोएलिशन स्ट्रेटजी साफ है, नॉन डोमिनेंट ओबीसी और एससी वोटों को कंसोलिडेट करना। इसमें चुनावी लाभ भी है, लेकिन साइड इफेक्ट यह है कि जनरल कैटेगरी को गारंटेड मान लिया गया है, और राजनीति में जो गारंटेड होता है वही सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट करता है। जब यूजीसी जैसे संवेदनशील नियम आते हैं और सरकार कई दिनों तक चुप रहती है, तो लोगों को लगता है कि रिएक्शन को मेज़र किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कितना विरोध होता है, कितना सह लिया जाता है। यही परसेप्शन राजनीति को जन्म देता है। जब सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि हमने तो 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया है ना, तो लोग सवाल पूछते हैं कि क्या हर नई नीति की आलोचना का जवाब पुरानी उपलब्धियों से दिया जाएगा? यूजीसी के नियमों का ईडब्ल्यूएस से क्या संबंध है? कोई सीधा संबंध नहीं है। यहाँ बात रिजर्वेशन की नहीं, रूल मेकिंग फिलॉसफी की है। अंत में मुद्दा यह नहीं बचता कि कौन किस जाति का है, मुद्दा यह बनता है कि पॉलिसी किस अजम्पशन पे बन रही है और इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है। आज अगर एक समुदाय खुद को अनसेफ महसूस कर रहा है तो कल कोई और करेगा। यूपी की राजनीति में असली सवाल यह नहीं है कि वोट कौन देता है, असली सवाल यह है कि नीति किसके खर्च पे बन रही है, और शायद इस सवाल का जवाब आने वाले समय में राजनीति की दिशा को तय करेगा, क्योंकि तस्वीर अभी पूरी नहीं है और इसकी अगली परत अभी खुलनी बाकी है। असली डर इस बात का नहीं है कि भेदभाव को रोका जाए, असली डर इस बात का है कि अगर इस व्यवस्था का दुरुपयोग शुरू हो गया तो इसे रोकने वाला कौन है। जरा एक कॉलेज की स्थिति को कल्पनात्मक तौर पे देखिए। एक छात्र है, एकेडमिकली स्ट्रांग है, टॉपर है, रिसर्च में भी आगे है, फैकल्टी की नज़रों में है। अब उसी क्लास में एक दूसरा छात्र है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसे लगता है कि सिस्टम उसके खिलाफ है। अब यहाँ पे एक राइवलरी एकेडमी की नहीं रहेगी। अब उस लड़के को एक शॉर्टकट दिखेगा, एक कंप्लेन, सिर्फ एक कंप्लेन। उसे कोई भी फिजिकल एविडेंस की तक की ज़रूरत नहीं, उसे कोई इंटेंट ऑफ प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं, उसे बस कोई चाहिए तो एक परसेप्शन। कहा जाएगा कि क्लासरूम में टोन डिस्क्रिमिनेटरी थी, ग्रेडिंग बायस थी, या बिहेवियर कास्ट बेस्ड था। अब सवाल पूछिए, उस परफॉर्मिंग स्टूडेंट का क्या होगा? इक्विटी कमेटी बैठेगी, नाम सर्कुलेट होगा, इंक्वायरी चलेगी, डिग्री होल्ड पे चली जाएगी, एग्ज़ाम रुक जाएंगे, पीएचडी एडमिशन, फेलोशिप, जॉब सब फ्रीज। और बाद में अगर यह साबित हो जाए कि शिकायत झूठी थी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उसका समय बर्बाद होगा, उसकी रेपुटेशन गई,
उसका मेंटल डैमेज हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? यह कोई थियोरेटिकल डर नहीं है, यह हमारे देश में एट्रॉसिटी एक्ट के मिसयूज पे खुद सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस देनी पड़ी थी। कोर्ट ने माना था झूठे मुकदमों में लोगों को जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे यह सेफगार्ड टिक ही नहीं पा रहे। अब वही पैटर्न हायर एजुकेशन में दोहराया जा रहा है, और सबसे खतरनाक बात यह है, यह मिसयूज सिर्फ इंडिविजुअल तक सीमित नहीं रहेगा, यह पूरे एकेडमिक कल्चर को बर्बाद कर देगा। मेरिट सस्पिशियस हो जाएगा, परफॉर्मेंस थ्रेटनिंग हो जाएगी, एक्सीलेंस को प्रिविलेज समझा जाएगा, फैकल्टी सेफ ग्रेडिंग नहीं करेगी, फेयर नहीं रहेगा मार्क्स, स्टूडेंट साइलेंट रहेंगे, ऑनेस्ट नहीं, कंपटीशन हेल्दी नहीं रहेगा, पॉलिटिकल हो जाएगा। और धीरे धीरे कैंपसेस के बिल्डिंग्स एजुकेशन के काम नहीं बल्कि कंप्लेन मैनेजमेंट सेंटर बनने के काम आएगी। यही वजह है कि सवाल केवल स्वर्ण बनाम दलित का नहीं है, यह सवाल मेरिट बनाम मीडियोक्रिटी का है, यह सवाल जस्टिस बनाम वेपनाइजेशन का है। अगर सरकार वाकई डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहती तो नियम कम्युनिटी सेंट्रिक नहीं ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। सेफगार्ड्स व्यक्ति के लिए होने चाहिए, जाति के लिए नहीं। हर शिकायत गंभीर होने चाहिए, लेकिन हर आरोप ऑटोमेटिकली गिल्टी ना पाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी यही अपेक्षा है कि वह इस पूरे फ्रेमवर्क को दोबारा देखे, रूल्स को रोल बैक करे, या कम से कम इसे ऐसे सेफगार्ड के साथ जोड़ा जाए जो मिसयूज होने से रोक सके। हमारे देश की कानून व्यवस्था भी इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी के सिद्धांत पे चलती है, क्योंकि अगर कानून या नियम डर पैदा करने लगे तो वो जस्टिस सर्व नहीं करते, वो एक पावर टूल बन जाते हैं। और जब पावर टूल एजुकेशन में घुस जाते हैं तो उससे सबसे पहले कुछ अगर मरता है तो वो है टैलेंट। आज अगर एक स्टूडेंट प्रभावित होगा, कल एक टीचर फिर प्रभावित होगा, इससे पूरी एक जनरेशन पीछे चली जाएगी। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आप किस समुदाय की रक्षा कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप इंसान की रक्षा कर रहे हैं। और अगर यह सवाल आज नहीं पूछा गया तो कल पूछने का मौका भी नहीं मिलेगा।